नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स हो सकता है कि काफ़ी पढ़े हो कि चाइना ने 100 रॉकेट लॉन्चर्स डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द इंडियन बॉर्डर, बहुत ही ऊंची एल्टीट्यूड पर। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे सबसे पहले जो आर्टिकल है ये आया था साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कि चाइना सेंड्स 100 रॉकेट लॉन्चर्स टू फोर्टिफाई बॉर्डर विद इंडिया। और चाइना ये यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि इंडिया के पास कोई भी जो हाविट्सर है, इवन जो K9 वज्र है, उससे भी ऑलमोस्ट दुगनी रेंज है यहाँ पर इन लोगों के रॉकेट लॉन्चर्स की, जो उन्होंने यहाँ पर कर दिए हैं डिप्लॉय एट वेरी हाई एल्टीट्यूड एरिया। नाउ क्या जेन्युइनली इंडिया को थ्रेट है इन नए रॉकेट लॉन्चर से? इनका नाम क्या है, ये कब बने थे, डिस्कस करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि गल्फ ऑफ टॉनकिन, ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में, एक्चुअली पिछले 3 साल से आप अगर देखो तो गल्फ ऑफ टॉनकिन हमेशा न्यूज़ में रहता ही है। तो आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि गल्फ ऑफ टॉनकिन आपको किन 2 देशों के बीच में मिलेगा, वियतनाम चाइना, थाईलैंड कंबोडिया, या फिर नॉर्थ कोरिया रशिया? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना जब से भारत और चीन के बीच में जो 13th राउंड की बातचीत है नियर द लद्दाख रीजन, ये टूटी है, हमने ये देखा है कि लगातार यहाँ पर डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। चाइना अपनी तरफ से जो आर्टिलरी है, हाविट्सर है, ये लगातार यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। याद रखिएगा S-400 ये ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं वेरी नियर द इंडियन बॉर्डर। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन अब ये भी है कि ये बात तो तय है कि इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ अभी खत्म होने नहीं वाला। अभी हो सकता है कि कुछ साल और ये चले, क्योंकि अभी तो पहले आएंगी सर्दियां। सर्दियों में आपको पता होगा इंडिया चाइना की जो पूरी बॉर्डर है ना, यहाँ से सोल्जर्स आगे भेज पाना या सोल्जर्स वापस ले पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप अगर 1962 की वॉर देखोगे ना, तो चाइना ने एक टाइम पर अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी बड़ा एरिया कब्जा लिया था। मगर इनके पीछे हटने का जो मेन रीज़न था वो ये नहीं था कि यूएस ने धमकी दी थी कि हम आप पे अटैक कर देंगे इंडिया को, आप यहाँ पे अटैक और मत करिए, या फिर रशिया ने कुछ कहा था। लॉजिस्टिक्स का एक बहुत ही बड़ा इशू आ गया था, क्योंकि चाइना को यह बात पता थी कि इंडिया की टेरिटरी में उस वक्त आ तो गए थे एक बार, मगर जैसे ही बर्फ पड़नी शुरू हो गई और जो भी यहाँ पर नैरो पैसेज है बहुत सारे, ये कंप्लीटली कवर्ड हो गए, तो चाइनीज सोल्जर्स फंस जाएंगे यहाँ पर और पीछे से कोई बैकअप आ नहीं पाएगा और आराम से इंडियन सोल्जर्स इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस वजह से आपने ये देखा है कि हिस्टोरिकली भी ना चाइना कभी इंडिया को इन्वेड कर पाया है, ना इंडिया कभी चाइना को इन्वेड कर पाया, क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं एक तरीके से बैरियर का काम करते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दियां फिर से पड़नी स्टार्ट हो रही है नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों तरफ हम ये भी नोटिस करेंगे कि सोल्जर्स पुल बैक करेंगे, क्योंकि सोल्जर्स इस टेरेन पे बहुत लंबे समय तक रह नहीं सकते इतनी ज़्यादा हार्श विंटर में। चाइना की साइड से जो सोल्जर्स हैं वो तो काफ़ी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो साइड है वैसे ही काफ़ी हद तक एलिवेटेड है। तो ऐसे सिनेरियो में जब बातचीत भी टूट चुकी हो बॉर्डर स्टैंड ऑफ को लेकर, चाइना ने यहाँ पर डिसाइड ये किया है कि बहुत सारी जो आर्टिलरी गन्स हैं ये प्लेस कर देंगे नियर द इंडियन बॉर्डर, ताकि अगर मान लो कि सर्दी के टाइम में हमारी साइड से कोई एक एडवांस होता है तो ये लोग इसको काउंटर कर पाएँ, ये लोग अपनी जो टेरिटरी है उसको डिफेंड कर पाएँ। सेम केस इंडिया का भी है। हम लोग भी आज के समय बहुत सारी जो हाविट्सर हैं, आर्टिलरी गन्स हैं, ये डिप्लॉय कर रहे हैं नियर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के आसपास। अब इस बीच क्या होता है कि चाइना ने यहाँ पर डिप्लॉय करनी स्टार्ट कर दी है अपनी बहुत ज़्यादा न्यूली मेड PCL-181 लाइट ट्रक माउंटेड हाविट्सर। ये चाइना कह रहा है कि इंडिया को काउंटर करने के लिए ही इन्होंने डेवलप करी है और इसकी रेंज इंडिया की किसी भी आर्टिलरी गन और हाविट्सर से ज़्यादा है। नाउ इसकी शक्ल दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए कि हाविट्सर बेसिकली होता क्या है। देखिए, हाविट्सर की जो रेंज है ये आर्टिलरी गन से छोटी होती है और हाविट्सर को बनाया इसलिए जाता है ताकि इसका जो ट्रांसपोर्ट है ये आराम से हम कर पाएँ। इंडिया के पास आप अगर देखें तो आज के समय 2 मेन हाविट्सर हैं। एक तो कंप्लीटली मेड इन इंडिया, डिजाइंड बाय इंडिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो अब क्या खत्म हो चुका है, मगर जब ये था तब उस वक्त ये डेवलप करता था धनुष हाविट्सर को। ये आज के समय यूज़ करी है भारतीय सेना। उसके अलावा हमने यूएसए से परचेज की है M777 हाविट्सर गन। इसके अलावा साउथ कोरियन डिजाइन से इंस्पायर्ड एक आर्टिलरी गन है जो हम आज के समय पोजीशन कर चुके हैं चाइना की बॉर्डर के करीब। ये है K9 वज्र, और इसकी तो एक्चुअली हमने एक पूरी रेजिमेंट ही बना दी है। देखो, इंडिया ने बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर जो आर्टिलरी गन्स हैं ये डिप्लॉय कर दी है पूरी बॉर्डर पे। हम लोग अपनी तरफ से 1% भी यहाँ पर चांस नहीं देना चाहेंगे चाइना को कोई एडवांटेज गेन करने का, मगर चाइना भी यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है कि एडवांटेज इनको मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने डिप्लॉय कर दिया यहाँ पर PCL-181 लाइट ट्रक माउंटेड हाविट्सर। चाइना का क्लेम यहाँ पर यह है कि ये हाविट्सर की जो रेंज है ये इंडिया की M777 को भी बीट करती है, उसके अलावा K9 वज्र को भी बीट करती है। इनके हिसाब से इस डिप्लॉयमेंट के बाद इंडिया की सारी आर्टिलरी गन PCL-181 की रेंज में आ चुकी है, क्योंकि चाइना की सरकार ने यहाँ पर ये ऑफिशियली कोट किया है
कि इसकी जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है ये है 40 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके अलावा ये इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं, मतलब कि इसकी रेंज को बढ़ा सकते हैं रॉकेट असिस्टेड प्रोजेक्टाइल फायर करके, जिसकी रेंज 72 किलोमीटर तक भी पहुंच जाएगी। इस सब के अलावा चाइना ने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि इवन दो दूर से आप अगर देखो तो पीसीएल लगता काफी भारी भरकम है, मगर चाइना ने इसको डिजाइन ऐसे किया है कि इसका वेट आज भी 25 टन से कम है। तो इनका एक बहुत ही बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है शांगसी Y9, ये आराम से इसको कैरी कर सकता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है चाइना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है PCL 181 और जो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसके जरिए ये जो ऊंचे पहाड़ हैं नियर द इंडियन बॉर्डर, वहां पे इसको प्लेस कर सकते हैं और आराम से सारी जो इंडियन आर्टिलरी है वो इनकी फायरिंग रेंज में आ जाएगी। नाउ ट्रांसपोर्ट की अगर वैसे हम बात करें तो आप अगर K9 वज्र को देखोगे तो आप सोचोगे कि यार इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते होंगे, इसको उठा पाना तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए ऑब्वियसली इसको उठाना एक हेलीकॉप्टर के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, चिनूक इसको नहीं उठा पाएगा, मगर हमारे पास और बहुत सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो यूएसए से परचेज किया है C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये आराम से K9 वज्र को लिफ्ट कर सकता है और हम इस आर्टिलरी गन को भी बहुत ही ऊंची पोजीशन में प्लेस कर सकते हैं। मगर चाइना का यहाँ पर क्लेम है कि ठीक है आप यहाँ पर प्लेस तो कर दोगे, मगर फिर भी रेंज हमारी गन की ज़्यादा है, क्योंकि K9 वज्र की जो मैक्सिमम रेंज बता रखी है इंडिया ने ये है 50 किलोमीटर। हालांकि यूजुअली ये 38 किलोमीटर तक हिट करती है, मगर इसकी जो मैक्सिमम रेंज अगर हम इंक्रीज कर दें तो इट कैन हिट अप टू 50 किलोमीटर्स। उसके अलावा आप अगर देखो धनुष और ये M777 हावित्जर को, तो इन दोनों की भी जो रेंज है ये 40 किलोमीटर से आपको कम मिलेगी। तो इसलिए आज के समय जो चाइना की ये डिप्लॉयमेंट है इसको वर्ल्ड मीडिया बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे माना जा रहा है कि चाइना ने बेसिकली एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज गेन कर दिया है इस गन को मैन्युफैक्चर करके, क्योंकि इस गन का जो डिज़ाइन है ये चाइना ने बनाना स्टार्ट किया था 2019 के एंड में और बहुत ही जल्दी इसको मैन्युफैक्चर करके विद इन अ ईयर इन्होंने अब 2021 में इसको डिप्लॉय भी कर दिया है नियर द इंडियन बॉर्डर। तो क्या जेन्युइनली हम कह सकते हैं कि चाइना को एडवांटेज मिल चुका है इस रॉकेट लॉन्चर से? देखो पहली बात तो जब रॉकेट लॉन्चर फायरिंग की बात अगर शुरू होती भी है तो बात सिर्फ आर्टिलरी तक नहीं रुकने वाली ऑब्वियसली। उस केस में इंडिया के जो वेरियस मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उसके अलावा फाइटर जेट्स हैं, वो सभी प्ले में आ जाते हैं। इनके पास अगर ये जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि ज़्यादा रेंज की आर्टिलरी है, उससे ये कोई बड़ा एडवांटेज रखते हैं, ये ठीक होगा नहीं। क्योंकि जब अगर मान लीजिए जेन्युइनली स्मॉल स्केल वॉर ब्रेकआउट होती है तो उसमें बहुत से और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, कई और कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो सकती है। और फिर सेकेंड बात यहाँ पर यह भी है कि ये गन चाइना ने अभी तक प्रॉपर्ली टेस्टेड की नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनाई गई है। तो कई एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी मान रहे हैं कि क्या पता इसका डिज़ाइन जेन्युइन वॉर में होल्ड अप कर भी ना पाए और चाइना जितनी यहाँ पर रेंज क्लेम कर रहा है उतनी रेंज इनको मिल भी ना पाए इन एन एक्चुअल वॉर। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि गल्फ ऑफ टॉनकिन ये किन दो देशों के बीच में लोकेटेड है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वियतनाम और चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे यह है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको चाइना और वियतनाम के बीच में मिलेगा गल्फ ऑफ टॉनकिन। ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहता है, रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि वियतनाम ने क्लेम कर दिया कि इन्होंने चाइना की फिशिंग पर बैन लगा दिया है और अब चाइना यहाँ पर फिशिंग कर नहीं सकता। चाइना ने यहाँ पर यह कहा कि हम इस बैन को तोड़ेंगे और लगातार फिशिंग करते रहेंगे। तो ये वियतनाम और चाइना का जो इशू है गल्फ ऑफ टॉनकिन के करीब, ये लगातार चलता रहता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं लाइफ में एक बार फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो अभी डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी का। ये डिस्काउंट चलेगा 31 अक्टूबर तक। तो आप अगर चाहें तो जो डिस्काउंट है ये अवेल कर सकते हैं। सीधा कमेंट सेक्शन में जाओ और यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और ऑप्शनल जो भी आपका चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपको चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी इन अ कंप्लीट एंड प्रॉपर वे। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बाय द वे जो ये नया ऑफर चल रहा है ना, इसमें 9 महीने का जो कोर्स है ये भी अवेलेबल है, मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है यू डोंट हैव टू पे दैट, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। और अगर आप 31 अक्टूबर से पहले ये कोर्सेज परचेज करते हैं तो आपको फिजिकल बुक्स भी दी जाएगी बाय अनअकैडमी, डिलीवर्ड राइट एट योर एड्रेस। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।